प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं आपसे आदिकालीन इतिहास और साहित्य पत्र के बारे में बात करने जा रहा हूं। आपको मालूम ही है कि नई शिक्षा नीति 2020 के एमए हिंदी पाठ्यक्रम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो निर्धारित है उसके दूसरे प्रश्न पत्र का शीर्षक है आदिकालीन इतिहास और साहित्य। हम बातचीत करने जा रहे हैं इसी पत्र के पहले रचनाकार के रूप में संकलित। आपको मालूम ही है कि इतिहास के साथ साथ कुछ कवियों की रचनाएं भी संकलित हैं आपके पाठ्यक्रम में, और इस पत्र में जो पहले रचनाकार के रूप में संकलित हैं उनका नाम है सरहपा। सरहपा भारतीय भाषाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में याद किए जाते हैं। सरहपा के बारे में बातचीत करते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आज जो हम हिंदी बोलते हैं या असमिया बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, बांग्ला बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, इन सभी ज़बानों के पहले कवि के रूप में सरहपा मशहूर हैं। लिहाजा उनके जीवन को बहुत ही सावधानी से और प्यार से देखने की ज़रूरत है कि एक रचनाकार जो कि इन सारी भाषाई विरासतों का पहला कवि है वह किस रूप में हमारे सामने आता है। आज जो हम लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, उसका सबसे पुराना रूप उस दौर में दिखाई पड़ा था जिस दौर में सरहपा हुए थे। विद्वानों ने उसे अनेक नामों से पुकारा है। सरहपा पर विचार करने वाले जो विद्वान हैं उन विद्वानों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। आप देखेंगे कि राहुल सांकृत्यायन उन पर काम करते हुए नज़र आते हैं, और राहुल सांकृत्यायन से नामवर सिंह तक और दूसरी भाषाओं में भी यदि हम नज़र डालते हैं तो विनयतोष भट्टाचार्य ने काम किया है। विश्वंभर नाथ उपाध्याय का भी नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। साहित्य अकादमी से प्रकाशित उनकी किताब का नाम ही है सरहपा। यहाँ नामों की फहरिस्त काफ़ी लंबी हो जाएगी। हमें उस दौर में इन सभी विद्वानों के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आलोक में जब हम उस दौर में पहुँचते हैं तब पाते हैं कि वह जो पुरानी हिंदी थी वह अपभ्रंश के केचुल को छोड़ रही थी, और अपभ्रंश के केचुल को छोड़ती हुई हिंदी जो स्वरूप में आ रही थी उसे पुरानी हिंदी कहा गया, और उसी पुरानी हिंदी से आज की खड़ी बोली हिंदी का रिश्ता बनता है। लिहाजा हम भाषाई बुनावटों के साथ साथ जो संवेदनाएं उस दौर में दिखाई पड़ रही थी रचनाओं में शामिल, उन सब पर नज़र डालते हैं, तब जाकर हमें उस दौर की पूरी बनावट समझ में आती है। साथ ही साथ एक कवि के रूप में सरहपा की उपस्थिति के अर्थ भी हमें समझ में आते हैं। विद्वानों ने बताया है कि यह जो पुरानी हिंदी है जो अपभ्रंश के केचुल को छोड़ रही थी, उसे समझने के लिए, उसे पहचानने के लिए 3 मानकों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला मानक है क्षतिपूरक दीर्घीकरण। क्षतिपूरक दीर्घीकरण का अर्थ यह हुआ कि आप देखेंगे कि क्षतिपूरक दीर्घीकरण नियम के तहत कज से एक शब्द बन गया काज, कम से एक शब्द बन गया काम। अब आप देखेंगे कि कज में ज संयुक्त में पहला जो है वो नहीं रहता है और उसमें आकार की ध्वनि आ जाती है, यानी कज से काज जब बना तो वह जो ज है, पहला वाला जो अर्ध वर्ण के रूप में उपस्थित है, वह गायब होता है और उसकी जगह आकार की ध्वनि आ जाती है। वही बात कम में भी दिखाई पड़ती है। पहला जो अर्ध म है वो ध्वनि हटती है और उसकी जगह आ की ध्वनि आ जाती है। तो पहली तो पहचानने की उस दौर की भाषा का यह एक मानक बताया गया, और दूसरा मानक बताया गया कि परसर्गों की बहुलता दिखाई पड़ने लगी। आपको मालूम ही है कि परसर्गों को साथ ही लेकर चलने की उसके पहले की दौर की भाषाओं में दिखाई पड़ती है। खास करके जो संस्कृत की दुनिया है या फिर प्राकृत की दुनिया है, अपभ्रंश की दुनिया है, उसमें आप देखेंगे कि परसर्ग साथ साथ चलते हैं। परसर्ग यानी कारक के चिन्ह। अब परसर्गों के प्रयोगों की अधिकता इस पुरानी हिंदी में हमें दिखाई पड़ती है। जैसे ससी के मुख से अहि से निकसे। अब आप देखें कि ससी के मुख से अहि से निकसे, तो अहि के साथ से लग गया, ससी के साथ के लग गया, मुख के साथ से लग गया। अब ये जो मुख ही लिखा जा रहा था, जो ससी ही लिखा जा रहा था, उसकी जगह के से जैसे परसर्ग आ गए। तो यह एक दूसरा मानक हुआ। तीसरा मानक बताया गया कि तत्समीकरण की प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। तत्समीकरण की प्रक्रिया इसलिए नजर आती है कि एक सर्वमान्य भाषा की खोज उस दौर में लोग करते हुए नजर आते हैं।
तो आप देखेंगे समीकरण की प्रक्रिया पृथ्वीराज रासो भी उस दौर में दिखाई पड़ता है, एक रचना दिखाई पड़ती है, वर प्रमुदीय प्रथमाधिपति। तो इस तरह की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। तो यह जो अपभ्रंश के केंचुल को छोड़ती हुई पुरानी हिंदी नजर आती है, उसी पुरानी हिंदी के पहले रचनाकार के रूप में सरहपा हमारे सामने आते हैं। सरहपा का वक्त क्या है, किस दौर में वो हुए, अनेक विद्वानों का मत है कि वे 1000 साल पहले हुए। कुछ लोग 769 ईस्वी पहले भी मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन जो कि 22 से 24 भाषाओं के विशेषज्ञ थे, जो कि तिब्बत गए थे और वहाँ से बहुत सारी अपभ्रंश की रचनाएं भी लाए थे, जो कि सारनाथ में जो केंद्रीय तिब्बती संस्थान है राहुल जी द्वारा लाए गए बहुत सारी सामग्री वहाँ पर इकट्ठा है। विनयतोष भट्टाचार्य मानते हैं कि 633 ईस्वी में पैदा हुए। फिलहाल इन सब बहसों की तरफ जाने की हम कोशिश नहीं करेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो हिंदी के हमारे पहले कवि हैं सरहपा, जो कि 1000 साल पहले या उसके थोड़े पहले हुए, उनके बारे में हमारी समझ पुख्ता बन जाए। तो सरहपा के बारे में हम कुछ चीज़ें समझ लें। वे आक्रोश की भाषा के पहले कवि माने जाते हैं। आपको याद है कि सरहपा सिद्ध हैं और सिद्धों के पहले नाथ हुए, और नाथों ने आवेश की भाषा कही थी। आवेश की भाषा और आक्रोश की भाषा में क्या फ़र्क है, इसे ज़रा समझ लीजिए। आवेश यानी गुस्सा, आक्रोश यानी तर्कपूर्ण आपकी असहमति होती है किसी बिंदु से या किसी भाव से या किसी विचार से, तब आप आक्रोश यानी परिवर्तन और बदलाव के लिए जो आप एक नाराज़गी व्यक्त करते हैं और उसमें क्रांति या बदलाव की जो भावना निहित होती है, उससे निहित जो भाषा होती है वह आक्रोश की भाषा है। आक्रोश की भाषा के पहले कवि के रूप में सरहपा सम्मानित हैं, सरहपा याद किए जाते हैं। आप देखेंगे उनके बहुत सारे पदों को पढ़ते हुए, उन पदों से गुजरते हुए, उन दोहों से गुजरते हुए आप पाएंगे कि बाद का जो दौर आता है भक्ति काल का, जो निर्गुण साहित्य, खास करके कबीर की भाषा में जो एक चेतना, छटपटाहट दिखाई पड़ती है परिवर्तन या बदलाव की, उसके आदि रूप हमें सरहपा में नजर आते हैं। सरहपा के 5 नाम मिलते हैं: सरोरुह पाद, सरोरुह वज्र, सरहपा, राहुल भद्र, सरोज वज्र, इतने सारे नाम। जो विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है सरहपा के बारे में कि वे बहुत ही संपन्न परिवार के थे। रागी नामक गांव के रहने वाले थे। आज का जो बिहार का भागलपुर जिला है उसी तरफ रागी हुआ करता था। रागी गांव में वो रहते थे और 15,000 पूर्वे के मालिक थे। उस दौर में 15,000 पूर्वे के मालिक होना एक बहुत ही संपन्नता की बात थी। आप देखिए कि सरहपा दिन में वेद अभ्यास करते थे, यानी वैदिक जो ग्रंथ हैं उसके बारे में अपनी समझ बनाते थे, उसको पढ़ते थे और वैदिक क्रियाएं करते थे, और रात में वे बौद्ध ग्रंथ पढ़ते थे। और इस तरह से उनकी जो ज्ञान पाने की जो प्यास है, परिवर्तन की जो अकुलाहट आप देखें, तो वे चाहते थे कि जितनी भी ज्ञान परंपराएं हैं उससे वे परिचित हों। लिहाजा उनसे बहुत सारे लोग नाराज़ भी हुए, और नाराज़ होने के साथ साथ उन्होंने राजा रत्नपाल से शिकायत की सरहपा की, और राजा रत्नपाल से तरह तरह की यातनाएं दी। ऐसा मशहूर है कि राजा रत्नपाल ने एक बार तेल के कढ़ाई में सरहपा के हाथ को डालने की भी कोशिश की, लेकिन सरहपा की ख्याति इस तरह से उस इलाके में फैल गई थी कि उनकी लोक स्वीकार्यता इस कदर बढ़ गई थी कि रत्नपाल ने जो सज़ा देने का मन बनाया था या जो सजाएं दी भी थी, उससे वो पीछे हटते हुए नजर आए। लोक स्वीकृति के आगे सम्राट ने अपने निर्णय को बदला। सरहपा रागी ग्राम छोड़ के जो मौजूदा नालंदा है, और उस हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय था 1000 साल पहले, वहाँ पर पहुँचते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय में पहुँचने के बाद वे वहाँ पर जो दाखिला था उसकी प्रकृति इस तरह से होती थी कि द्वारपाल कुछ सवाल पूछते थे शास्त्रों से संबंधित, और यदि कोई विद्यार्थी उन प्रश्नों के उत्तर देने में कामयाब होता था तो उसे प्रवेश दिया जाता था, अन्यथा उन्हें वापस होना पड़ता था। तो जब पहुँचे सरहपा तो उन्होंने द्वारपाल को चकित कर दिया। जितने सवाल पूछे गए उन सब का जवाब दिया, और बाद में वे दाखिला लेते हैं
नालंदा विश्वविद्यालय में, और उनके आचार्य शांति रक्षित और हरिभद्र जो उस दौर के बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य थे, उनके विद्यार्थी बनते हैं। और अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद उनकी मेधा से प्रभावित होकर नालंदा विश्वविद्यालय में उन्हें आचार्य पदवी दी जाती है। फिर वे आचार्य पद से कुलपति तक पहुंचते हैं। वे एक साथ 2 विश्वविद्यालयों में काम करते हुए नजर आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापन के बाद, कुलपति के बाद, वे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भी कुलपति बने। तो ये इतनी सारी बातें दिखाई पड़ती हैं। सरपा के बारे में हम एक चीज़ और जान लें कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इस तरफ गुजारा, लेकिन जीवन के अंतिम दौर में वे नागार्जुन कोंडा चले गए थे। दक्षिण भारत में जो मौजूदा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य है, वहीं पर नागार्जुन कोंडा अवस्थित था। वे अपने अंतिम दौर में नागार्जुन कोंडा चले गए और शबर लोगों के साथ रहने लगे। शबर, भील, कोल, किरात, ये सभी वे जनजातियां हैं जो जंगलों में रहती थीं और लकड़ी से बनाए हुए जो सामान हैं उनमें अपनी हुनरमंदी दिखाने वाली जातियां थीं। तो ये चले गए सरहपा वहाँ पर अपने जीवन के अंतिम दौर में। सरहपा सबर जाति के साथ रहने लगे थे। उन्हें एक शबर कन्या से प्रेम भी हो गया था, जिन्हें सहज की योगिनी भी कहा जाता है। और सहज की योगिनी के बारे में बहुत सारे किस्से मिलते हैं, और एक किस्सा उनमें यह भी मशहूर है कि सरहपा के जीवन में जो बदलाव है उसमें योगिनी की बड़ी भूमिका थी। सरहपा बहुत कठोर व्रत करते थे, बहुत कठोर तपस्या करते थे, और आपको मालूम ही है कि वे वज्रयान, सहजयान के प्रवर्तक थे। मैंने जैसा पहले आपसे कहा है कि हिंदी, बांग्ला, उड़िया और मैथिली के वे पहले कवि के रूप में सम्मानित हैं। सहज की योगिनी ने ऐसे कठोर तपस्या करने वाले सरहपा से एक दिन कहा कि काया से रहित होकर कोई साधना संभव नहीं। भोजनादि के अभाव में पित्तादि से क्लेश होगा। भूख में विकल्पना या इच्छा मूर्ति के आभास अधिक होंगे। अतएव सहज या प्राकृत जीवन जीते हुए अतिवाद छोड़कर मध्यम पथ अपनाकर सिद्धि पाई जा सकती है। आप अचरज में पड़ जाएंगे कि आखिर योगिनी ने ये बात कही क्यों। एक दिन की बात है, सरहपा से योगिनी ने पूछा कि आप बताएं भंते कि जब आप तपस्या करते हैं तब आप सब कुछ भूल जाते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सब कुछ तो भूल जाता हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे बार बार याद आती है, दही में बनी हुई ककड़ी की सब्जी। अब तो इस पर योगिनी ने कहा कि आप यह जो अतिशय साधना कर रहे हैं इससे बचिए। अतिशय साधना या अतिशय विलास, इससे बेहतर है मध्यम मार्ग पर चलना। और वही बात योगिनी ने कही जो कि मैंने आपसे अभी साझा किया था कि काया से रहित होकर कोई साधना संभव नहीं। भोजनादि के अभाव में पित्तादि से क्लेश होगा। भूख में विकल्पना या इच्छा पूर्ति के आभास अधिक होंगे। अतएव सहज या प्राकृत जीवन जीते हुए अतिवाद छोड़कर मध्यम पथ अपनाकर सिद्धि पाई जा सकती है। तो आप देखें कि सरहपा की पूरी जो जीवन दृष्टि है वह बदलती हुई नजर आती है, और वे अपने बदले हुए जीवन के बाद उन्हें यह समझ में आता है कि किताबों की दुनिया, आचार्यत्व की दुनिया, कुलपति की दुनिया, एक बहुत ही सहज संपन्न जीवन की दुनिया को छोड़कर वे उन आम आदमी के साथ खड़े होते हैं। सबरों के साथ वो रहना शुरू करते हैं, और उनकी जो कविताएं हैं उनमें परिवर्तन या बदलाव की आकांक्षा जो आपको नज़र आती है वह उनके जीवन के इन प्रसंगों से संबद्ध है। लिहाजा हमें यह देखना चाहिए कि सरहपा के जीवन में कौन से महत्वपूर्ण तथ्य थे या कौन सी ऐसी बातें थी जिनके चलते उनका नज़रिया बना या उनके दृष्टिकोण में एक निर्मिति हमें दिखाई पड़ती है। याद रहे कि रागी ग्राम में पैदा होने वाला आदमी जो कि हिंदी का पहला कवि है, उसके जीवन का अंतिम दौर नागार्जुन कोंडा में यानी दक्षिण भारत में गुजरता है, और वहाँ पर वे पहुँचते हैं और सबरों के साथ रहते हुए एक दिन उनका देहावसान हो जाता है। उनके पद हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। अगली बातचीत हम उनके दोहों पर करेंगे जो दोहे आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। धन्यवाद।